हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। अगर आपने 11th क्लास में बायोलॉजी ली है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये मान के चल रहा है कि कल आपका पेपर है, तो ये एक ऐसी वीडियो हम लेकर आए कि भाई जिस दिन हम नहीं भी होंगे ना, ये वीडियो लोग शेयर करते रहेंगे, देखते रहेंगे और लोग पास होते रहेंगे। ये अकेली वीडियो आपको पास करा सकती है, तो वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखना। नया अपना ये चैनल है तो इस चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, और बताते हैं आपको वो कौन से 30-31 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट में, लघु में लगातार आते रहते हैं। जो लॉन्ग है वो हम आपको अलग से वीडियोस में करा देंगे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी टाइम को खराब करे हुए। भैया सबसे पहला जो एक क्वेश्चन कई बार हाफ ईयरली एग्जाम में 11th में आया है कि ICZN का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यानी जितने भी जूलॉजिकल का मतलब समझते हो, जो भी जंतु वगैरह हैं उनका जो नाम रखा जाता है वो इसी के अंतर्गत रखा जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। FRI का पूरा नाम क्या होता है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। FRI का पूरा नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अगर पेपर में आता है तो 2 नंबर आपके पक्के करा देगा भाई, ठीक है। कई बार पूछा जाता है। अगला एक क्वेश्चन जो कई बार पेपर में आया हुआ है, अनावृत बीजी पौधों की विशेषताएं बताओ। भैया सीधा सा मतलब है अनावृत, मतलब जिसके ऊपर कवर ना हो, खोल ना हो भैया, बीज जो है वो नग्न हो। तो इसका क्या लक्षण है भैया, नंबर 1, इनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, यानी बीजों के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। इनमें जो संवहनी है वो ऊतक पाया जाता है। सभी को पता है शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कई तरीके के ऊतक होते हैं, जैसे एपिथेलियम ऊतक होता है, उसी तरीके से संवहनी ऊतक होता है जो इसमें पाया जाता है, ठीक है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की या पंख के समान होती हैं, यानी नुकीली इनमें पत्तियां होती हैं। लकड़ीदार यानी वुडी होते हैं, जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये सारे के सारे अनावृत बीजी पौधों में आते हैं। देखो भैया बहुत बड़ी वीडियो नहीं है ये, लेकिन इस बात की गारंटी है मेरे भाई, गागर में सागर भर देगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 2 नंबर पक्के कराएगा, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर पक्के कराएगा, तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर पक्के कराएगा। अंडे देने वाले जो स्तनी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनका नाम बताओ। तो प्लेटिपस हो गया, ठीक है, एकिडना हो गया, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ठीक। प्लेटिपस और एकिडना भैया, ठीक है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की और कब की भैया, ठीक। तो कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, तो 1665 में की। खूब पूछा जाता है भाई, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है, अदरक और हल्दी किस प्रकार का तना होता है। तो अदरक और हल्दी प्रकंद होता है। सर जी प्रकंद क्या होता है, तो प्रकंद हमने यहां पे लिख दिया है, प्रकंद क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला, यानी जो जमीन में बढ़ते हैं। क्षैतिज का मतलब जमीन की तरफ, तो जो जमीन में बढ़ते हैं, जिनके तने फूले हुए होते हैं, जो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रकंद कहते हैं। भैया प्रकंद क्या होता है, जो जमीन में बढ़ता है, जिनका तना फूला हुआ होता है, जो मिट्टी के नीचे पाया जाता है, उसे हम लोग प्रकंद कहते हैं। अदरक और हल्दी क्या है भाई, प्रकंद प्रकार का तना है भैया, ठीक है। ATP का पूरा नाम, ये सब 2-2 नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने पिछले साल के बहुत सारे पेपर उठाए हैं, रात के 3-4 बजे तक बैठ के ये लिखे हैं। बढ़िया वीडियो है मेरे भाई, यहां से शुरुआत करो, कुछ और वीडियोस आपको दे देंगे, बहुत आराम से हाफ ईयरली का बायोलॉजी पेपर कराओगे भैया, ठीक है। ATP का पूरा नाम क्या है, ATP भैया ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, T फॉर ट्राई, तो इसका नाम होगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ADP का पूरा नाम क्या होगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 अणु होते हैं, डाई का मतलब 2 अणु होते हैं। तो ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADP का पूरा नाम एडिनोसिन डाईफॉस्फेट होता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं। देखो सबको पता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारा जो शरीर है, उनमें जितनी भी कोशिकाएं, सबका एक सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कुछ समय के बाद कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। तो जब कोई कोशिका नष्ट होती है, क्षतिग्रस्त होती है, खराब होती है, तो उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है ये फट जाता है, उससे वो एंजाइम बाहर आ जाता है और उस कोशिका को खत्म कर देता है, पचा देता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं कि खुद के अंदर से ही निकला एंजाइम और उसी कोशिका को खत्म कर दिया भैया, ठीक है।
लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे अंग होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यानी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इनमें पाचक एंजाइम होते हैं। जब कभी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है यानी टूटती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम फटेगा भैया, जब फटेगा तो कोशिका को पचा लेंगे क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। तो कोशिका को ये पचा लेते हैं जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। यानी इन्हीं के अंदर पाए गए, अंदर ही पाए गए, आत्मघात कर दिया, अंदर ही फट गए, कोशिका को खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, पचा दिया, इसलिए इसे आत्मघाती थैली हम लोग कहते हैं भैया। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये मुख्य रूप से प्लेटी हेलमिंथी संघ, सभी ने पढ़ रखा होगा 9th क्लास से भैया। कई सारे संघ होते हैं जैसे ऑर्थोपोडा, सुना है मेरे भाई, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। उसी में से जो प्लेटी हेलमिंथीज संघ होता है उसमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं उत्सर्जन और जल नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्सर्जन क्या होता है? ये पसीना निकल रहा है, क्या है ये? उत्सर्जन है। जल नियमन क्या होता है? किस तरीके से बॉडी के अंदर पूरा जो प्लेटी हेलमिंथीज संघ है उसमें बॉडी के अंदर जो पूरा जल है वो किस तरीके से नियमित होगा भाई। ठीक है। उत्सर्जन मतलब ये देखो अपशिष्ट पदार्थ है, पसीना निकला जा रहा है मेरे भाई, तो जितने भी अंदर की गंदगी है सब बाहर निकली जा रही है। तो ये क्या करते हैं? ये शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। ज्वाला कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। ठीक है। अगला, हमने आपको पिछली वीडियो में वर्गीकरण तो पढ़ा दिया था कि भैया द्विनाम पद्धति थी। ठीक, द्विनाम पद्धति में वर्गीकरण था, कैरोलस लीनियस ने किया था। यह भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को दिया था भैया। ठीक, द्विनाम पद्धति क्या होती है? दो नाम रखते थे, पहला एक जाति को दिखाता था, एक वंश को दिखाता था। वीडियो हमने इससे पहले डाली है, आप उसे देख लेना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है भैया। ठीक है। वर्गीकरण के 3 कार्य क्या होते हैं भैया? ये 3 नंबर में आया हुआ है इसलिए 3 कार्य पूछे हैं। नंबर 1 तो जीवों की पहचान करना, कि पता चल जाएगा, क्लासिफिकेशन कर दिया, तुम गधे गधे हो, तुम अच्छे अच्छे हो, तुम कुत्ते कुत्ते हो, तुम मनुष्य मनुष्य हो, तुम वैसे वैसे हो। क्लासिफिकेशन, जीवों की पहचान के लिए जीवों को वैज्ञानिक नाम दे देते हैं। जैसे मनुष्य को क्या नाम दिया था? होमो सैपियंस नाम दिया था। ठीक है। मटर को क्या नाम दिया था? पाइसम सटाइबम दिया था। ठीक है। मेढक को क्या नाम दिया था? राना टिग्रीना दिया था। तो इस तरीके से जो भी चीजें थी आपको पता है। ठीक है। जीवों का वर्गीकरण करना, अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं जिनसे उनकी पहचान भी हो जाती है और उन्हें एक नाम भी दे देते हैं भैया। ठीक है। 10वां क्वेश्चन छोटे क्लास का है, सजीवों के प्रमुख लक्षण, पेपर में कई बार आए हुए हैं, 5-5, 6-6 नंबर लॉन्ग में आ जाते हैं। तो क्या लक्षण है भैया? जितने भी सजीव हैं, हम भी सजीव हैं भैया, भोजन को ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं मेरे भाई, गति करते हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, गति कर रहे हैं, आकार में वृद्धि होती। जब हम पैदा हुए तो इतने बड़े थे, आज इतने बड़े हो गए, तो गति करते हैं, वृद्धि होती है, प्रजनन की क्षमता होती है, बच्चे पैदा करते हैं। अभी तो भैया ताजा ताजा बारात हुई है, 2, 4, 5 साल बाद बच्चे भी हो जाएंगे। यानी ओवरऑल बात करें, प्रजनन का मतलब होता है बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। हमारी मम्मी ने हमें पैदा किया, आपकी मम्मी ने आपको पैदा किया, तो प्रजनन की क्षमता होती है भाई। ठीक है। उसके बाद लाइकेंस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है लाइकेंस। ये जटिल जीव है भैया, सबको पता है, कवक होता है, शैवाल होता है। तुम्हारी भाषा में क्या? फफूंदी होती है, काई होती है। इन दोनों को जो कनेक्ट कर दे उस जीव को लाइकेन कहते हैं। बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यह जटिल जीव होते हैं जो कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध बनाते हैं, यानी फफूंदी और काई को जोड़ देते हैं, कवक और शैवाल को जोड़ देते हैं। इनके क्या आर्थिक महत्व क्या है भैया? तो समझो, आर्थिक महत्व यानी पैसा कैसे बनता है इनसे। तो ये चट्टानों को तोड़कर कार्बनिक पदार्थों को जोड़कर मिट्टी बनाते हैं, यानी ये चट्टानें वगैरह तोड़ देते हैं और उससे मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी में पोषक तत्व जोड़कर पौधों की वृद्धि करते हैं। मिट्टी अच्छी होगी तो उससे पौधे अच्छे होंगे, पौधे अच्छे होंगे तो पैसा आएगा। इनमें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण होते हैं, यानी दवाइयां बनाने के भी काम आते हैं। कुछ लाइकेंस का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, माल, फेयर एंड लवली, क्रीम व्रीम बनाने के लिए, इस तरीके की इत्र यानी सेंट बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, खाने पीने वाले पदार्थों को बनाने के लिए लाइकेंस का प्रयोग होता है। बेहतरीन। कई बार बच्चों को लगता है कि लॉन्ग का मतलब बहुत बड़ा लिखना, नहीं भैया। 5 नंबर में क्वेश्चन आया और आपसे कह रहा आर्थिक महत्व लिखो, तो 5 लाइनें लिख दो, 5 महत्व लिख दो, बात खत्म हो गई भैया। 4 नंबर में क्वेश्चन आया, कह रहा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर लिखो, तो 4 अंतर लिख दो, बात खत्म हो गई। इतना ही लिखना होता है, फालतू नहीं लिखना होता यार। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है, असीमाक्षी का मतलब होता असीमित। असीमित मतलब जिनकी कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी वृद्धि में कमी नहीं। तो इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है। ठीक है।
मुख्य अक्ष की वृद्धि इसमें सीमित होती है तथा पुष्प लगने के बाद रुक जाती है। जब इसमें मतलब फूल लगने लगेंगे, मुख्य अक्ष समझते हो जो पूरा चल रहा है पेड़, सरल भाषा में कहते हैं, ठीक है। तो भैया जब भी कभी जो मुख्य अक्ष है जिस पे फूल लग रहा है, फूल लगने के बाद में वो रुक जाएगी, इसमें नहीं रुकेगी, ठीक है। इसमें पुराने पुष्प हमेशा नीचे की तरफ लगेंगे और नए पुष्प हमेशा ऊपर की तरफ लगेंगे। जैसे सरसों है, मूली है, इस तरीके का। इसमें पुराने पुष्प ऊपर होंगे, उल्टा होता है, नए पुष्प नीचे की तरफ लगते हैं, जैसे चमेली है, गुड़ैल है, नीचे से नए फूल आना शुरू होते हैं भैया, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जाति और समष्टि। जाति को ही व्यष्टि कहते हैं भैया, ठीक। व्यष्टि से समष्टि बनना ही इंसान की कला है। जाति मतलब क्या? जाति का मतलब मनुष्य एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, गधा एक जाति है, ठीक। अब कुत्ता, गधा, मनुष्य सबको इकट्ठा कर दो तो क्या होगा? वो जाति से, व्यष्टि से समष्टि होगा। समष्टि का मतलब होता है कई जातियों को इकट्ठा पढ़ना भाई, ठीक है। या जाति पंडित ठाकुर से नहीं, मनुष्य पूरी एक जाति है, पूरी एक कम्युनिटी है भैया, ठीक है। तो एक जैसे गुणधर्म, आकृति व संरचना वाले तथा आपस में प्रजनन करने वाले जीवों का समूह जाति कहलाता है। हम हैं, आप हैं, सब लोग देखने में लग रहा है मनुष्य है, एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। उनकी आकृति संरचना एक जैसी है, यहाँ एक 3D नाक है, यहाँ 2 आंखें हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके जो एक जैसी संरचना वाले हैं वो सब क्या कहलाएंगे भाई? जाति कहलाएंगे। अनेक जातियों का समूह किसी क्षेत्र में अगर उपस्थित हो, कुत्ता भी हो, गधा भी हो, मनुष्य भी हो, सब हो, तो उसे हम लोग समष्टि कह देते हैं। मोटा मोटा समझ लो, लिख तो लो गई भैया, ठीक है। इसमें एक ही प्रकार की जाति होगी, केवल मनुष्य की बात हो रही तो मनुष्य जाति है। इसमें कई जातियां शामिल हो जाएंगी। सबसे छोटा वर्गीकरण का स्तर क्या होता है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, तो जाति सबसे छोटा स्तर है, ठीक है। ये उच्च स्तर है, इसमें कितनी भी जातियां आप मिला सकते हो। तो उच्च स्तर कई जातियों के मेल से बनती है, ठीक है। जैसे सभी बाघ, बाघ क्या है? एक कम्युनिटी है। सभी मनुष्य एक कम्युनिटी है। लेकिन हम कहते हैं जंगल की सभी जातियां, तो अब जंगल में तो बहुत सारी जातियां हैं, तो ये समष्टि कहलाएगा। सिर्फ शेर की बात करोगे तो शेर एक जाति है, सिर्फ चूहे की बात करोगे चूहा एक जाति है। लेकिन हम कहते हैं जंगल में सभी, तो जाति तो बहुत सारी हो गई ना, तो उसे हम लोग समष्टि कह देंगे। जाति को ही व्यष्टि और समष्टि में फर्क है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेखित पेशियां और अरेखित पेशियां क्या होती है? 10th में आपने पढ़ा होगा ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। हाथ अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं भैया, तो रेखित पेशियां कहलाती हैं। इनमें रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं, उनमें रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे हमारे हाथों पैरों की पेशियां सब ऐच्छिक है, अपने हिसाब से हाथ पैर चला सकते हैं। अरेखित वाली में पाचन तंत्र में जितना हमारा पाचन जो हो रहा इच्छा से नहीं हो रहा, पाचन तंत्र अपने हिसाब से काम कर रही है मांसपेशियां, तो ये अरेखित होंगी या फिर अनैच्छिक होंगी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? कई बार बता चुके हैं भैया। एंजाइम का महत्व हम यहाँ पे लिख बार। एंजाइम क्या होते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स रिएक्शंस को कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जैसे डोपामाइन एंजाइम है, अगर बढ़ जाए तो हंसी आने लगती है, दिमाग से रिलीज हुआ हंसी आने लगती है। ऑक्सीटोसिन है, किसी को देखा तो मोहब्बत होने लगी, प्यार वाली फीलिंग आने लगी। ऐसी हमने एक रील भी डाली थी। ओवरऑल बात करें, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं जिनसे शरीर की क्रियाओं को कराया जाता है। तो एंजाइम क्या होता है? जैसे एंजाइम भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ये इनका महत्व है। शरीर में होने वाली क्रियाओं को तेज करते हैं। इनके स्तर की जांच करके रोगों का पता लगाया जा सकता है कि किसकी कमी हो गई है, कौन सी बीमारी हो गई है। औद्योगिक स्तर पर चाहे खाद्य हो, पेय हो, कपड़ा हो, जैव ईंधन हो, इन सबको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाने पीने वाली चीजें हैं, कपड़ा है, जैव ईंधन है, इन सब की मतलब एंजाइम की सहायता से फैक्ट्रियों में इन्हें भी बनाया जाता है भैया, ठीक है। बॉडी के लिए तो फायदेमंद ये है ही। कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कोशिका है, हमारा शरीर जो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, वो कोशिका क्यों टूटती है? तो भैया टूटेगी तभी तो वृद्धि होगी, तभी तो विकास होगा। तो कोशिका विभाजन द्वारा जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया से ही घाव बढ़ते हैं। जितनी भी चोट लगती है, जो भी होता है, घाव इस क्रिया से ही बढ़ते हैं। प्रजनन, बच्चे पैदा होना, विकास क्रम के लिए भी कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। अर्थात जीवों में मरम्मत, कोई चोट लगी उसकी मरम्मत, विकास, प्रजनन यानी बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए, विकास के लिए, इन सब के लिए कोशिका का विभाजन आवश्यक होता है भैया, ठीक है। जंतुओं के शरीर में जल की क्या उपयोगिता है? तो भैया पानी की तो उपयोगिता बहुत ज्यादा है। क्या उपयोगिता है बताओ? तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है। हमारी जो बॉडी है, बहुत प्यास लग रही है तो क्या करेंगे भैया? पानी उठाएंगे और पानी को पी लेंगे। तो यानी हमारे शरीर को लो पानी पी ले रहा है,
मजा आ गया मेरे भाई। तो यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में यह सहायता करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। लिक्विड तो चाहिए ना, तभी तो भोजन पचेगा ना। शरीर के विभिन्न अंगों तक जो पोषक तत्व हैं, ब्लड की सहायता से ये पहुंचाने में मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, जो भी कुछ है। कोशिकाओं को स्वस्थ बना के रखता है। रक्त परिसंचरण यानी जो खून का दौरान है उसे बना के रखता है। श्वसन में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र जो हमारा पूरा शरीर है उसे भी सही रखने में सहायता करता है। तो जंतु के शरीर में जल की बहुत उपयोगिता है भैया, ठीक है। स्तनधारियों के सामान्य लक्षण, स्तनधारी के सामान्य लक्षण क्या? मनुष्य भी स्तनधारी में ही आता है। जैसे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ठीक। अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। सभी लोगों ने मम्मी का दूध पिया है, लोग कह भी देते हैं अगर माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल के आओ। हम लोग स्तनधारी में आते हैं, ठीक है। इनका हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हमारा जो दिल होता है उसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। सभी को पता है कि खून आता है, फिल्टर होता है, वापस बॉडी में चला जाता है, तो 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। अपने शरीर का जो तापमान है वो बनाए रखते हैं। गर्मी है तो पसीना निकल के मैनेज कर ले रहे हैं, ठंड है तो एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो हम लोग अपने तापमान को बनाए रखते हैं भैया, ठीक है। इनके कुछ विशिष्ट लक्षण भी होते हैं हम लोगों के, जैसे हम लोगों में श्वसन क्रिया के लिए डायाफ्राम पाया जाता है, ठीक है। इनके मध्य कान में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनसे हम लोग छोटी छोटी ध्वनि को भी बढ़ा सकते हैं, प्रवर्धित कर सकते हैं, आवाज को बढ़ा के सुन सकते हैं भैया, ठीक है। दांत अलग अलग आकार के, चवड़नक, रदनक, चबाने के लिए अलग है, खाने के लिए अलग है, तो अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। और जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार बचपन में और एक बार टूटने के बाद दोबारा से दांत निकल आते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले परजीवियों के नाम बताओ। परजीवी मतलब दूसरे पे जिंदा, तो कौन कौन से परजीवी हो सकते हैं? तो भैया कौन से हो सकते हैं? एस्कैरिस हो सकता है, हुक वर्म हो सकता है, टेप वर्म हो सकता है, पिन वर्म हो सकता है, लीवर फ्लूक हो सकता है। ये सारे परजीवी हो सकते हैं। ये सभी परजीवी मनुष्यों में क्या करते हैं? पाचन तंत्र में, रक्त में, अन्य अंगों में रह सकते हैं तथा कई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यानी इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं मेरे भाई। यह है मनुष्य में पाए जाने वाले परजीवियों के नाम, ठीक है। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन भी एक दवाई की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक की तरीके से। ये मेरे भाई कहां से बनता है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। पूछ लेता है कई बार, पेनिसिलिन जो नामक एंटीबायोटिक है कहां से मिलेगा? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। इसकी खोज कब करी गई? 1928 में करी गई। किसने करी भैया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये पूरा वन शॉट है तो हम फटाफट से बताते हुए चल रहे हैं, इसमें कुछ बहुत समझाने को नहीं है। एक बार वीडियो देखो, एक बार और देखो, धीरे धीरे करके चीजों को याद करने की कोशिश करो और जाके पेपर दे आओ जाके भैया, ठीक है। जैसे इसमें डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल है, इस तरीके की जो चीजें वो हम लॉन्ग में अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। 3-4 वीडियो देखो, पेपर दे आओ, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके दोस्त परेशान है वो हमारे पास पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं कोई मतलब नहीं है। छत से कूदने ही वाले हैं कि हाय हमारा बायोलॉजी में क्या होगा, कहना टेंशन मत लो, ये वीडियो देखो, चिल करो भैया, ठीक है। अगला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य होते हैं? अंतःप्रदर्भी जालिका लोग बोल दिया करते थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य होते हैं? झिल्लीदार अंग होता है जो कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? जिनमें मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करता है। यानी अंतःप्रदर्भी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है, कैल्शियम आयन को स्टोर करता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इन सब में काम करता है। इसके साथ यह विषैले पदार्थों को विष मुक्त कर देता है। यानी जो अगर शरीर में कोई जहरीले पदार्थ बन रहे हैं तो उन्हें भी खत्म करने का ये काम करता है। शैवाल और कवक में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। तो सभी को पता है भैया, कवक का मोटा मोटा मतलब फफूंदी की बात करी जा रही है, शैवाल का मतलब काई यानी हरा हरा की बात करी जा रही है। तो ये स्वापोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। अपना भोजन खुद बनाएंगे मतलब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें भोजन हमेशा स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। इनमें भोजन हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आए तो 4 अंतर आप लिख देना, ठीक है। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर कई बार लॉन्ग में 6 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है। तो कम से कम 5 नंबर आपको जरूर याद करने हैं इसके। कौन कौन सा? नंबर 1, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में। जंतु मतलब हम लोग, पादप मतलब पेड़ पौधे, इनमें सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति पाई जाती। भित्ति मतलब झिल्ली होती है, ठीक है। इनकी आकृति अनिश्चित गोल या अंडाकार होती है। इनकी आकृति निश्चित होगी, आयताकार होगी या फिर बहुभुज होगी, ठीक है, मतलब फैली हुई होगी आकृति, ठीक है।
इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये भोजन वगैरह बना लेते हैं, स्वापोषी होते हैं। ये भैया नहीं पाया जाता तो ये परपोषी होते हैं। हम लोग भोजन कहाँ बना पाते, पका पाते हैं, बना नहीं पाते। बनाने के लिए पेड़ पौधों से चाहिए भैया, ठीक है। इनमें जो लाइसोसोम है अधिक संख्या में होता है। लाइसोसोम आपको बता चुके हैं, जो कोशिका को खत्म कर देता है वो लाइसोसोम होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है, ठीक है। इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है और इनमें भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है भैया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं जो आप आराम से याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। अगला, कार्डेटा संघ के लक्षण बताओ। तो हम लोग भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्डेटा से ही कनेक्टेड है भैया, ठीक है। तो कार्डेटा संघ के क्या लक्षण, नंबर 1, जीवन में किसी ना किसी अवस्था में नोटोकार्ड, जो रीढ़ होती है, रीढ़ जैसी डंडी, उसे नोटोकार्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो जीवन की किसी ना किसी अवस्था में रीढ़ की हड्डी बनती है, ठीक है। पृष्ठीय खोखला, इसमें जो तंत्रिका तंतु होता है वो खोखला होता है। पीठ की तरफ तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर है तंत्रिका वाला वो पीठ की तरफ होता है। शरीर के पीछे की तरफ पूंछ होती है। हम लोगों की पूंछ अब गायब हो गई, अवशेषी अंग बन गई। क्यों? कोई पूछे अवशेषी अंग क्या है, तो पूंछ गायब हो गई है। पहले हम लोग कान चला सकते थे, कर्ण पल्लव की पेशियां गायब हो गई हैं। निमेशक पटल, पहले आंखों में झिल्ली हुआ करती थी, वो गायब हो गई है। तो ये सब भैया क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से इनकी जरूरत नहीं थी। पूंछ होती तो अभी हम ये लोअर कैसे पहन के आते मेरे भाई, इसका मतलब पूंछ वगैरह की जरूरत नहीं थी, तो ये गायब हो गई। लेकिन शरीर के पीछे पुच्छ कशेरुकाएं होती हैं। गले में गिलचिरे, सांस लेने के लिए जो है वो गले में गिलचिरे पाए जाते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर 4 नंबर में आता है। ये छोटी होती हैं, ये बहुत बड़ी होती हैं। कितनी छोटी? 1 से 10 माइक्रोमीटर। वो कितनी? 10 से 100 माइक्रोमीटर होती हैं। इनका डीएनए वृत्ताकार होता है, उनका रेखीय होता है। इनमें नाभिक नहीं होता, उनमें नाभिक होता है। झिल्ली वाले अंग नहीं होते, ठीक। इनमें झिल्ली वाले अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी का है, ये सब इनमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता भैया, ठीक है। झिल्लीबद्ध अंग इसमें नहीं होते हैं, उसमें होते हैं, ठीक। प्रोटीन के कार्य पेपर में आ सकता है, क्या है भाई? शरीर व कोशिकाओं की रचना में भाग लेते हैं हमारे जो बाल हैं, नाखून है, इन सब की चीजों में भैया इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का। जिनके बाल गिर रहे होते हैं उनसे लोग कहते हैं अंडा खाओ, ये सब करो, क्योंकि प्रोटीन बहुत होती है। सोयाबीन खाओ। तो नाखून है, बाल हैं, इन सब के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जितने भी एंजाइम, अभी हमने आपको बताया, एंजाइम शरीर की सारी क्रियाओं को कराते हैं। लगभग जितने एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन ही होते हैं। तो ये रासायनिक क्रियाओं को कराते हैं। हमारी बॉडी में जो हार्मोन है, दाढ़ी मूछें निकल रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह है, ठीक है। ये डायबिटीज वगैरह को कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन जो है ये भी प्रोटीन है, ऑक्सीजन परिवहन में कार्य करता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन घुला होता है और ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। सभी को पता है कि भैया हृदय हमारा क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करता है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। क्या होता है भैया, हमारा जो हृदय है, हृदय तक ब्लड को पहुंचाया जाता है, तब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। फिर हृदय से वो लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में हम लोग श्वसन क्रिया करें तो ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं, और दोबारा से बॉडी में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया, ठीक है। शरीर की रोगों से रक्षा करता है। प्रोटीन की कमी हो जाए तो कई रोग लगने लगेंगे। कार्बोहाइड्रेट के कुछ कार्य हैं। हमारी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, चावल है, आलू है, गेहूं है, गन्ना है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं, हमारी शरीर की रक्षा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। न्यूक्लिक अम्ल, जो डीएनए है, आरएनए है, उनका जो शर्करा वाला पार्ट है, डीएनए का मतलब क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। तो वो शर्करा किससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट से बनती है। शरीर की कई क्रियाओं को ग्लूकोज का स्थिर नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की कमी हो जाए, आदमी को चक्कर आने लगता है, गिरने लगता है, तो ग्लूकोज को भी ये नियंत्रित करता है। पौधों में स्टार्च के रूप में और जानवरों में ग्लाइकोजन के रूप में ये हमेशा ऊर्जा की फॉर्म में इकट्ठा रहता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें शर्करा कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। इसमें कौन सी होगी, राइबोस शर्करा होगी। ये क्या करेगा, आनुवांशिक जानकारी देगा। पिताजी का डीएनए, आपका डीएनए चेक करा लो, पता चल जाएगा वो तुम्हारे पिताजी हैं या नहीं। तो ये भैया डीएनए आनुवांशिक जानकारी देगा। आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करेगा। ये ज्यादा स्थायी होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। इनमें 4 क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। इनमें मेरे भाई थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है, बाकी 3 सेम होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन नहीं, उसकी जगह पे यूरेसिल होता है और साइटोसिन, ये क्षार इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के लक्षण बात करें तो ये सभी एक कोशिकीय होते हैं, स्वतंत्र रूप से जल में रहते हैं, स्थायी अंग इनमें नहीं होते हैं भैया, ठीक है। और ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये प्रोटोजोआ संघ के लक्षण भी पेपर में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है। नाम से ही पता चला, ऑक्सी का मतलब क्या, इनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है।
ये ऑक्सीजन ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन ले तो रहे हम लोग भैया, ठीक है। इनमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, संग में पानी बनता है। इसमें लैक्टिक एसिड, जानवरों में लैक्टिक एसिड बनता है और पौधों और सूक्ष्म जीवों में अल्कोहल और CO2 बनता है भैया, ठीक है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। ऑक्सीजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अनऑक्सीजन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है भैया, ठीक है। विकल्प में भी आपसे पूछ सकता है। माइकोप्लाज्मा एक और क्वेश्चन है, ये 31 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। उससे पहले माइकोप्लाज्मा क्या होता है समझ लो। ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका की झिल्ली नहीं होती, कोशिका की भित्ति नहीं होती, ये सभी छोटी छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। यानी सरल भाषा में माइको मतलब छोटा, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। इनका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है। इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक। छोटी सी कोशिका है लेकिन कोशिकांग नहीं होते हैं। इनकी कोशिका में प्रारंभिक शुरुआती लेवल पे केंद्रक पाया होता है, वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है। जो DNA होता है वो भी नग्न होता है। पशुओं में इनसे निमोनिया रोग हो जाता है, अगर कहीं पशु में यह पहुंच जाए तो निमोनिया रोग हो जाता है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, मूत्र जनन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। सरल भाषा में माइकोप्लाज्मा क्या है? छोटी सी कोशिका है जिनमें ना तो कोशिका भित्ति है, ठीक है, ना तो उसके कोई अंग है, DNA भी नग्न है इसमें, यानी ऊपर से कोई आवरण नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सब में क्या करते हैं? रोग वगैरह उत्पन्न करने का काम करते हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये 31 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। आप लोग क्या करो, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, अगर कल भी पेपर है तो। जब आप इस वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। हो सके तो इसे नोट करो, बैठ के अपनी कॉपी पे नोट कर लो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे 2-3 हम वीडियो और बना देंगे, वन शॉट टाइप वाले। बस 3-4 वीडियो देख लेना, आराम से हाफ ईयरली पेपर में 70 में 70 का पेपर कर आओगे। हम फिर बता रहे हैं, इस पेपर को हल करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने 3 पेपर सॉल्व किए हैं। हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, जैसे अगर हम कहें तो DNA का वाटसन क्रिक मॉडल, इस तरीके के जो क्वेश्चन थे उन्हें रोका हुआ है, वो लॉन्ग वीडियो में अलग से बना देंगे भाई, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। हम ये नहीं कह रहे 31 क्वेश्चन फंस जाएंगे, इनमें से अगर 10 क्वेश्चन भी फंस गए ना भाई, और 2 नंबर 3 नंबर में भी आ गए ना, तब भी 20, 25, 30 नंबर का पेपर कर लोगे। 70 में 23 नंबर वाला पास होता है। यानी ये अकेली वीडियो अगर आपकी किस्मत ठीक है तो आपको पास करा सकती है। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि इस चैनल पर भी थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए मोटिवेशन मिले और जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आए भैया। कितने लोगों को वीडियोस चाहिए है कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।